आपको कई बार बता दिया कि मोदी का 24 का टारगेट क्या है, कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने फलक को और बड़ा कर लिया। 2024 में मोदी के साथ भाईजान, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात की, पहले दिन से कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलना है, सबको जोड़ना है। इसलिए 24 की तैयारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान बीजेपी के साथ आए, बीजेपी को वोट दे। तभी अगली तस्वीर दिखाइए, 350 का आंकड़ा छूना है प्रधानमंत्री मोदी को, और वो सबके साथ सबको मिलाकर ही मुमकिन है। तो प्रधानमंत्री ने हाथ बढ़ाया है मुसलमानों की तरफ से भी, क्या इसी तरह से हाथ बढ़ाया गया है? ये रिपोर्ट देखिए जरा। ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका विश्वास हर तबके का जग रहा है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक आश्वासन दिया और एक जोत जलाई। 24 के चुनाव से पहले जहां तमाम विपक्षी दल मोदी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने में जुटे, मोदी ने सियासत की अपनी अलग ही बिसात बिछा दी है। मोदी ने चुनाव से पहले गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया। विरोधी मोदी और मुसलमान में खाई बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मोदी उसे हमेशा भरने में लगे रहे। एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रति आज मुस्लिम समाज का, पसमानदा समाज का बना है। माननीय मोदी जी ने जब आह्वान किया, अपना हाथ हम लोग की तरफ बढ़ाया, तो हमारी मांगे उन्होंने पहले ही पूरी कर दी कि हम आपके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आप लाइन के उस पार हो। बीजेपी कार्यकारिणी में मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का बड़ा और खुला आह्वान मोदी ने कर दिया। मोदी ने यहां तक कह दिया कि कोई वोट भले ही न दे, हमें उसके दरवाजे तक पहुंचना है, उसे अपने साथ जोड़ना है। तो 2024 में मोदी के 350 सीट जीतने के टारगेट में मुसलमान वोटर भी अब बड़ी भूमिका निभाने वाले। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, कैसे देश के मुसलमानों को जोड़ने की बात की है पीएम मोदी ने। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन जो कहा है उसमें क्या कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबको जोड़ने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबके साथ की बात की है कि सबको मिलाइए, सबको जोड़िए, बिना नाम लिए सभी को जोड़ने की बात की। कहा है हमें पसमानदा मुसलमानों को जोड़ना है, हमें बोहरा मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना है, हमें जो वोट नहीं देते हैं उन्हें भी छोड़ना नहीं है, उन्हें भी जोड़ना है। किसी भी समाज पर बयानबाजी नहीं करनी है, यह सख्त हिदायत दी गई है। पहले भी ऐसे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। पहले स्नेह यात्रा निकालने की सलाह दी थी पीएम मोदी ने, जिसमें पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए कहा गया था। पसमानदा मुसलमान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। पसमानदा मुसलमानों को किस तरह से जोड़ा जाए, हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सलाह दी थी कि स्नेह यात्रा निकालिए। और सुनिए जरा क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने बताया, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है भी दूर करना होगा। केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए। हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए कोरी राजनीति का विचार न करते हुए हम समाज नीति को लेकर किस प्रकार से अपने देश के इस अमृत काल को नए रूप से परिभाषित कर पाए, इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ध्यान दे। एक बड़ी बात यह, कोई वोट दे या न दे, आपको उससे संवाद जरूर करना है। अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री ने बात की, इसके पॉलिटिकल मायने क्या है। सबसे पहले देखिए कि मुसलमानों को जोड़ना है तो कितने राज्यों में देश के कितने मुसलमान हैं, देखिए जरा। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी का ये ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 19.26% मुसलमान आबादी है। बिहार में लगभग 17% आबादी मुसलमान है, 16.87%। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लगभग 27%। और महाराष्ट्र में 11.54%, यानी 11.5% मुसलमान महाराष्ट्र में। झारखंड में 14.5% मुस्लिम आबादी है, और कर्नाटक में लगभग 13%, 12.92% मुसलमान है। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में 12.86% मुसलमान है। राजस्थान में लगभग 9% मुस्लिम आबादी है। हरियाणा में 7% मुस्लिम आबादी है। मध्य प्रदेश में 6.5% मुस्लिम आबादी है। तो मुस्लिम आबादी को सिर्फ नहीं जोड़ना है, सबको जोड़ना है। सवाल यह है कि हिंदू साथ है, मुसलमान पूरी तरह से साथ आए, अब इस पर काम करना है, उन्होंने ये कहा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं
कि आखिर कितनी सीटों पर मुस्लिम आबादी असर डालती है, यह मैं आपको दिखाऊंगा। यह आपके सामने बाहर आ गए, देखिए ग्राफिक्स। 220 सीट पर 10% मुस्लिम आबादी है, 10%। देश की 220 लोकसभा सीटों पर 92 सीटों पर 20% मुस्लिम आबादी है, और 41 सीटों पर लगभग 21 से 30% मुस्लिम आबादी है। तो अगर हम 21 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 41 सीटों को बीजेपी टारगेट करे, उसके आगे देखिए 11 सीटों पर 41 से 50% तक मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा 24 सीटों पर 41 से 40%। तो 24 सीट ये और 41 सीट वो जिसपे 30 से 40% है, 31 से 40% इसे जोड़ दें तो लगभग 60 सीट हो जाती है। यहां अगर इन सीटों पर 16 सीट पर देखिए कितना है, लेकिन बीजेपी को मिला कितना, यह मैं आपको 16 सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी। 2019 में 92 सीट जो मुस्लिम बहुल थी, उसमें से 45 बीजेपी ने जीती, यानी लगभग 50% सीट मुस्लिम आबादी वाली 50% सीट बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। 14 में देखिए 41 सीट थी, 14 के मुकाबले 19 में 4 सीटों का फायदा हुआ है। यह फायदा बेवजह नहीं। अब इसे कैसे आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने का तरीका क्या है, यह आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बेशक कार्यकारिणी में बात कही, लेकिन 350 सीट ऐसे ही नहीं जीतेंगे। 350 सीट की प्लानिंग और पहले से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए बाकायदा 16 अक्टूबर को सम्मेलन किया गया। योगी के डिप्टी ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे इस सम्मेलन में। अगली तस्वीर दिखाइए, बरेली में भी ये देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। पसमानदा मुसलमानों को बुलाया गया और उनका बड़ा सम्मेलन हुआ कि आखिर 350 सीटें जीतनी है, सबको कैसे जोड़ना है। जरा सुनिए पसमानदा मुसलमान क्या, ये बताऊंगा, लेकिन पसमानदा मुसलमान कह क्या रहे हैं मोदी और योगी के बारे में। मोदी जी ने कदम उठाया वो बहुत अच्छा किया कि उसके ऊपर मुसलमानों का पॉजिटिव रुख रहेगा, और भविष्य के अंदर मुसलमान जो है वो मोदी जी के लिए एक वोट बैंक की तरह भी काम आ सकते हैं, अगर ये अपने विचारधाराओं को परिवर्तित कर कर और मानवीय विचारधारा पर अपना स्टैंड ले। तो इस पसमानदा तबके ने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, ये मैं इसको मानता हूं, लेकिन अगर आप देखें जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं चाहे वो राज्य सरकार की हैं, हर एक योजना का 100% लाभ अगर किसी तबके को मिला है तो वो पसमानदा तबका है। प्रधानमंत्री जी ने जब से आह्वान किया है, क्योंकि ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी चीज का आह्वान करते हैं उसको 100% जरूर करते हैं। इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक मंच मिला है मुस्लिम पसमानदा समाज को। पसमानदा समाज को किसी ने समझा ही नहीं, एक वोट के रूप में इस्तेमाल किया और उसके बाद छोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना, खीर के ऊपर काजू पिस्ता बादाम लगाया और जब खाया तो छोड़ दिया। कहते हैं कोरमे में तेजपात का पत्ता इस्तेमाल किया खुशबू के लिए, कि बस जिसकी प्लेट में आया सबसे पहले निकाल के बाहर किया। ये काम सारी राजनीतिक पार्टियों ने किया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक आश्वासन दिया और एक जोत जलाई, जिसके ऊपर पूरा विश्वास मुस्लिम पसमानदा समाज दिखा रहा है। माननीय मोदी जी ने जब आह्वान किया, अपना हाथ हम लोग की तरफ बढ़ाया, तो हमारी मांगे उन्होंने पहले ही पूरी कर दी कि हम आपके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आप लाइन के उस पार हो। पसमानदा मुसलमानों को आपने सुन लिया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पसमानदा मुसलमान होते क्या हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। दरअसल फारसी का शब्द है पसमानदा। पसमानदा मतलब जो लोग पिछड़े हुए, मुसलमानों में भी जो लोग पिछड़े हुए, मतलब दबाए और सताए हुए लोग। पसमानदा मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं और मुसलमानों में इनकी आबादी 85%, 85% है। 15% मुस्लिम उच्च वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। पसमानदा दलित और पिछड़े भी माने जाते हैं, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर भी पिछड़े हुए हैं। पसमानदा समाज की 3 मुख्य मांगे रही हैं। पहला कि उन्हें एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए, दर्जा दिया जाए। दूसरा, उनके खिलाफ सामाजिक अन्याय बंद हो। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर ज्यादा प्रतिनिधित्व उन्हें मिले। और आजाद भारत में सिर्फ 60 पसमानदा अब तक सांसद बने हैं। तो ये जो रणनीति है बीजेपी कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों को भी साधा जाए, हिंदू और मुसलमान सबके वोट बराबर मिलेंगे, तो बीजेपी 25 नहीं 50 साल तक राज करेगी, इसकी तैयारी में। सुनिए जरा वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा लक्ष्य क्या है कि 50 वर्ष तक हमको देश पर शासन करना है। तो यह तभी संभव होगा कि देश के सभी संप्रदाय, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को मत दें, उस पर विश्वास करें। तो प्रधानमंत्री की यह कोशिश है, उसी की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी कहा कि हमको सभी वर्गों को साथ लेना है, सबको जोड़ना है, सबके पास पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजनीति में जिस जगह पर खड़े हैं उसमें शायद किसी को छोड़कर चलने वाली राजनीति तो कर भी नहीं सकते, और इसीलिए जब राष्ट्रीय कार्य समिति से निकलकर आता है कि सबको साथ लेकर चलना है और उसमें यह चर्चा होने लगती है कि मुसलमानों को शामिल करने की बात कही है, विशेषकर पसमानदा मुसलमानों को, तो मुझे लगता है कि उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी तरफ से एक कदम चल चुके हैं। क्या
देश के मुसलमान दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मोदी के साथ मुसलमान आखिर क्यों आएंगे, क्या वजह है? वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार ने अब तक किया क्या है जमीन पर, या सिर्फ हवाबाजी ही है। देखिए जरा, 9 साल में मुस्लिम कल्याण के लिए 22,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मुस्लिम कल्याण के लिए देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। गरीब मुसलमानों को भी इस योजना का फायदा हो रहा है, उन्हें भी राशन मिल रहा है जो गरीब है, गांव में, छोटे शहरों में रहते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का 33% मुसलमानों को लाभ हो रहा है। सम्मान किसान निधि जो 6,000 किश्त जाती है। उज्ज्वला योजना 37% मुसलमानों को लाभ हो रहा है, यानी सिलेंडर और गैस। मुद्रा योजना 36% मुसलमानों को इसका लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना का 31% आवास मुसलमानों को मिले। सरकार ने अल्पसंख्यकों का बजट बढ़ाया है और 3 तलाक खत्म करने के लिए कानून बनाया। 6 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को डिजिटलाइज किया है। लड़कियों की शादी के लिए 51,000 की मदद दी गई सरकार की तरफ से। मदरसों से पढ़े बच्चों को रोजगार के लिए भी योजना लाए। सीखो कमाओ उस्ताद जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है और मोदी सरकार ने योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए हैं। इस योजना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है। लड़कियों के लिए नई रोशनी योजना भी शुरू की गई है। मोदी सरकार ने हुनर हाट की भी शुरुआत की है। योजना ने दस्तकारों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। यह किया है अब तक, लेकिन सवाल यह है कि बहुत से ठेकेदार भी परेशान हैं। यानी बहुत से लोग मोदी की इस योजना के साथ हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों को यह बात अच्छी नहीं लग रही है कि मोदी ने कहा है कि सबको जोड़ो, जो वोट नहीं दे रहा उसे भी जोड़ो। सुनिए जरा। बहुत अच्छी बात कही गई, चाहे उन्होंने ये ना देखो कि वोट दिया नहीं, बल्कि उनका तुम काम करो, उनसे मिलो, उनसे मुलाकात करो और उनकी भलाई के लिए तुम सब काम करो। ये बहुत अच्छा बयान है। लेकिन बस वे कुछ छोटे भैया जो लीडर हैं बीजेपी के, वो काम खराब करते रहते हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मोदी जी की और जो बड़े लीडर हैं बीजेपी की, उनकी छवि खराब हो जाती है। अगर सांप्रदायिक युग के हिसाब से कहें तो सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता इस युग में है, जो देश के लिए कलंक है और देश ने कभी ऐसी सांप्रदायिकता कभी नहीं देखी थी जो आज देखी जा रही है। भाजपा तो एक राजनीतिक पार्टी है और ये सारे खेल जो हैं वो आगे आने वाले 24 के इलेक्शन के लिए किए जा रहे हैं। अरे मोदी जी से पूछ रहा हूं कि क्या आपकी जो टीम आप भेज रहे हैं मुसलमानों के यहाँ, क्या वो टीम गुजरात में बिल्किस बानो के घर जाएगी और जाके बताएगी कि सरकार की नीतियां क्या है? वो जो ब्राह्मण बलात्कारी थे, उनको संस्कारी ब्राह्मण कहने वाले वो जो आपके नेता थे, क्या वो जो सरकारी नीति थी उसका हिस्सा थे? भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जो काम कर रही है वो जग जाहिर है। ये एक बड़ा बयान है और इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी इस नसीहत को उनके पार्टी वाले सीरियसली मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। और उसी के साथ साथ आए दिन जो कुछ लोग किसी भी खास कम्युनिटी के खिलाफ बयानात देते हैं, इससे उस पर भी रोक लगेगी। आपने ठेकेदारों को भी सुन लिया, उनकी अलग राय है, और मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी सुन लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ देश के मुसलमान बल्कि मुस्लिम देशों के साथ भी पीएम का अलग रिश्ता है। ये जो मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारत का नहीं है। ये मंदिर बना है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में ये मंदिर बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान। जो रिश्ते सुधरे, बेहतर हुए मुस्लिम देशों के साथ, तब यूएई में, दुबई में किसी ने कल्पना नहीं की थी वहां भी मंदिर बनेगा। अगली तस्वीर दिखाइए। सऊदी अरब में भी मंदिर बनाए जाने की तैयारी है कि सऊदी में भी मंदिर हो। वहां के प्रिंस ये ख्वाहिश रखते हैं कि वहां भी एक भव्य मंदिर बने। ये रिश्तों से ही मुमकिन है। तो कैसे रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी के मुस्लिम देशों के साथ सुधरे हैं और बेहतर हुए हैं, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, संयुक्त अरब अमीरात के साथ रिश्ते कैसे हैं। भारत से यूएई के बेहद अच्छे रिश्ते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही संभव हुआ। अबू धाबी में एक राम मंदिर भी बनाया गया है। यूएई ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान भी दिया। मालदीव भी एक मुस्लिम बहुल देश है और मालदीव में निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री को, जो कि मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अफगानिस्तान में मोदी बेहद लोकप्रिय हैं और लोग पाकिस्तान से ज्यादा भारत को पसंद करते हैं। अफगानिस्तान में मोदी को आमिर अमानुल्लाह खान सम्मान भी मिला है। ये कुछ मुस्लिम देश है, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। प्रधानमंत्री पहले दिन से कहते रहे हैं कि मुसलमानों को आगे बढ़ाना है। एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप। सुनिए सर। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। 350 सीटें जीतनी है 24 में, यह भी वजह है। लेकिन विरोधी जो है उन्होंने एक बात ठान ली है
विरोधियों ने ठाना है कि मोदी को जिताना है। अब विरोधी खुद ही ठान चुके हैं तो आप क्या करेंगे? 350 का टारगेट विरोधी ही प्रधानमंत्री मोदी जी को अचीव करवा देंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मोदी को हराने के लिए बैठक हो रही थी। देखिए, अखिलेश का पोस्टर है, भगवंत मान है, केसीआर है और अरविंद केजरीवाल, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी हुई है। ये मोदी को हराने के लिए मिले थे सब एक दूसरे से। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये मंच सजा था, भीड़ भी थी, तेलंगाना में हो रही थी। ये देख रहे हैं आप, तेलंगाना में रैली थी मोदी को हराने के लिए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान बैठे हैं, केसीआर बैठे हैं, डी राजा बैठे हैं और अखिलेश यादव बैठे हैं। क्या ये 1 2 3 4 लोग मिलकर मोदी को हरा सकते हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये विरोधी ही मिलकर मोदी को जिता देंगे। क्यों? इसमें कौन नहीं दिख रहा है? अगली तस्वीर दिखाइए। इस मंच पर राहुल गांधी गायब है, बुलाए नहीं गए। अगली तस्वीर दिखाइए। ममता बनर्जी तेलंगाना नहीं गई, मेघालय में थी, ये भी मंच से बाहर थी, लेकिन मोदी को हराना है। अगली तस्वीर दिखाइए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन मंच पर बुलाए नहीं गए। अब सवाल यह है, इसीलिए ये विरोधी साथ होकर भी अलग अलग हैं और ये विरोधी मिलकर ही मोदी को जिताएंगे भी। रिपोर्ट देखिए। मोदी को जिताने की कसम किसी और ने नहीं, विरोधियों ने ही खा ली है। ये मोदी विरोधी मंच है। मंच पर केसीआर है, केजरीवाल है, अखिलेश यादव और भगवंत मान भी हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी हैं। लेकिन वो नहीं दिखे जिनके साथ इससे पहले केसीआर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और मोदी को हराने की कस्में खा रहे थे। केसीआर की इस रैली में न नीतीश कुमार पहुंचे, न ममता बनर्जी नजर आई, लेकिन जो पहुंचे उन्होंने खूब हुंकार भरी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल। फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया? फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, जापान हमसे आगे बढ़ गया, सिंगापुर हमसे आगे बढ़ गया, जर्मनी हमसे आगे बढ़ गया। हमारे में क्या कमी रह गई? हम पीछे क्यों रह गए? हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि जैसे भी मान साहब ने बताया, हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है, हमारे देश के नेता बहुत खराब हैं। इस रैली में राहुल गांधी भी नहीं दिखे, जो मोदी को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता की गुहार लगाते रहे। तो सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले ही विपक्ष हार गया है या विपक्ष केवल दिखावे के लिए ताल ठोक रहा है और अपनी हार स्वीकार कर चुका है? मोदी के विरोधी मोदी से लड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन मोदी की जीत की बड़ी वजह भी यही विरोधी है, जो साथ होकर भी साथ साथ नहीं। और आइए आपको बताते हैं, मंच पर जिन विरोधियों को आपने मोदी की देखा, मोदी के खिलाफ उनकी ताकत क्या है। ये विरोधी क्या वाकई हरा देंगे? इतने ताकतवर है ये, इतनी सीटें हैं इनके पास लोकसभा में। देखिए जरा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पीएम मोदी के पास 303 सीटें, लेकिन देखिए विरोधियों में दम कितना है। पहले देखिए, सबसे पहले केसीआर 303 के सामने 9 सीटें, ये मोदी को हराने वाले एक नेता। दूसरे अखिलेश यादव उस मंच पर थे, 303 के सामने 5 सीटें। तीसरे देखिए, अरविंद केजरीवाल मोदी को हराएंगे और 303 के सामने 0, लेकिन मोदी को तो हराना है। डी राजा 303 के सामने 2 सीटें। हौसले सबके बहुत बड़े हैं, सपने भी बड़े हैं, सबको मोदी को हराना है, बात यह है। लेकिन सुनिए जरा, मोदी को हराने के लिए मंच से जो हुंकार सुनाई दी वो सुनिए। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। सुन लिया आपने, अखिलेश कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार हरा देंगे, सीटें सिर्फ 5 हैं 80 में से। अब मैं आपको बताता हूं, इस मंच पर अखिलेश थे, अरविंद केजरीवाल थे, केसीआर खुद प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, लेकिन 2 और लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो नहीं पहुंचे। तो जिन ने सपना देखा है पीएम बनने का, वो एक साथ नहीं आएंगे। ये देखिए तस्वीर याद है, केसीआर गए थे नीतीश कुमार से मिलने बिहार, सोच रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री के लिए शायद दावेदार हो जाऊंगा, लेकिन यहां नीतीश कुमार खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनके नेता
खुद ही कह रहे हैं नीतीश पीएम कैंडिडेट होंगे, इसलिए नीतीश भी उस मंच पर नहीं थे आज वाले में। अगली तस्वीर दिखाइए, ममता बनर्जी से भी केसीआर मिले थे। खुद बनना था पीएम का कैंडिडेट, लेकिन दावेदार तो अनेक हैं, इसलिए ममता भी उस मंच पर नहीं थी। आइए अब आपको दिखाते हैं किस किस को पीएम बनना है और किस किस की ताकत क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री सबको बनना है। आइए आपको बताता हूं, ये देखिए जरा, ये कुर्सी देख रहे हैं, ये कुर्सी मोदी बनाम ऑल की लड़ाई हो रही है। इसमें कुर्सी पे सबको बैठना है, कुर्सी पर सबको बैठना है, लेकिन हकीकत यह है कुर्सी पर बैठने के लिए नंबर किसी के पास नहीं है। देख रहे हैं आप, केसीआर भी चाहते हैं इस कुर्सी पर बैठ जाएं, नंबर है 9 सांसद। अखिलेश भी चाहते हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन नंबर है 5। अरविंद केजरीवाल भी यह सपना देख रहे हैं, 0 सांसद है, लेकिन जो नहीं पहुंचे वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता बनर्जी के पास 22 सांसद हैं, लेकिन पीएम ममता को भी बनना है। नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं, पीएम का सपना उन्होंने भी देखा है। और राहुल गांधी तो हजारों किलोमीटर चल लिए हैं कि पीएम बन जाए, सांसद सिर्फ 52 ही है। इन सबको पीएम बनना है, इसलिए सब एक साथ आने को तैयार नहीं है, और यही मोदी की जीत की एक और बड़ी वजह है। 2 तस्वीरें और आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी को पीएम बनना है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा थी पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा थी, और निकले वहां से तो उनके ये करीबी नेता मनप्रीत बादल, आप देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं भारत और टूट रही है पार्टी। अगली तस्वीर दिखाइए, मनप्रीत बादल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली, पीयूष गोयल गुलदस्ता दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जोड़ने चले थे पार्टी, लेकिन पार्टी के नेता छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, अब तो उन्हें